हीट स्ट्रोक वगैरह हो रहा है। ये आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है डॉक्टर साहब। क्या तिवारी जी, हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें कैसे बचाव कैसे करना होगा इसके लिए? बेसिकली जो ये हीट स्ट्रोक होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो उस पर इफेक्ट करता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 104 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है क्या कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, फिर फीवर के कारण सीजरिंग होने लग जाता है, कभी कभी कन्वल्सन हो जाता है। इसके बाद फिर जो नोजिया का सिम्टम्स है वो हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, हाँ हाँ इस तरह का उसमें सिम्टम्स मिलने लग जाता है। तो स्पीडी रिकवरी के लिए तो सबसे पहला उसको करना है कि स्पॉन्जिंग करेंगे पेशेंट का। इसके बाद फिर जो जो जैसे कि हीट स्ट्रोक जैसे किसी पेशेंट को लगा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि बर्फ से जो है आइस पैक्स के थ्रू उसको मसाज करते हैं, और इसके बाद फिर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें तरीका है। आइस पैक जैसे उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए गांव में आइस पैक नहीं मिला तो गांव के लोग कैसे उसको ठीक करेंगे? तो उसे स्पेशली तौलिया को भिगो करके, हाँ ठीक है ना, और उसको पूरे तरीके से माथे पर रख देना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है सर कि तौलिया में ही अंदर में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए? गाँव में जो बर्फ का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। शहर में भी ऐसा हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ना हो, सपोज दैट, तभी आप तौलिया से कर सकते हैं। मतलब है कि उसको टेम्परेचर को डाउन करना। आइस इज द आइडियल, बट इफ देयर इज नो आइस, ठंडा ये पानी का टेम्परेचर तो है। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने जो डॉक्टर अनिल सर है जिनसे बात हो रही थी, वो जो है ना, देखिए होता क्या है कि अभी हीट वेव चल रहा है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। आदमी के शरीर का क्षमता नहीं है कि उतना टेम्परेचर को बर्दाश्त करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो पहले है कि हमको जो है उस टाइम में जो है, जैसे कि 9 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है, शाम में 4 बजे तक रहती है, तो उस टाइम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहले कोशिश यही करना चाहिए यथासंभव। हाँ। जितना हो सके कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, अवॉइड करें। फिर उसके बाद जो है अगर जरूरी है तो निकलना तो पड़ेगा, तो उसके लिए जो है आप अपना सर को ढक के चलिए, गला को ढक के चलिए, ठीक है। और जहां तक कोशिश हो सूती कपड़ा का यूज कीजिए, कॉटन का, ठीक है। अब आप बाहर जा रहे हैं तो ठीक है ना, तो कॉटन का यूज कीजिए। छतरी है तो छाता का यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमको कहीं चक्कर आ रहा है या कुछ हो रहा है उस टाइप का, हेडेक आ रहा है, तो आप जहाँ पे हैं, कोई गाछ है या कोई पौधा है, कुछ है, वहां पे आप जाकर के रेस्ट कीजिए। जब तक चल रहा है तो उस पीरियड में आप वहीं पे रहिए। यथासंभव कहीं चापाकल है रोड किनारे में, तो वहाँ पानी पीजिए, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही निकलिए। और तौलिया भिंगा करके जो है, तौलिया को अपने पास साथ में रखिए हर वक्त। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो टॉवेल रखिए, सूती टॉवेल, उसको भिंगा के अपना पास रखिए। और उस टाइम अगर आपको उस टाइप का लग रहा है कि हमको चक्कर आ रहा है, कुछ आ रहा, तो हाथ पैर को उससे भिंगा करके पोंछिए, मुंह कान पोंछ लीजिए, तो वो आपको ज्यादा आरामदायक रहेगा, ठीक है। अगर किसी बच्चा को इस टाइप से हो गया है तो गर्मी के चलते उसके बाद खाना जो है आप टाइम टू टाइम लीजिए, भूखे पेट नहीं रहिए। भूखा पेट रहने से भी जो है शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए कि लू चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि शरीर में जो भी पसीना के स्वेटिंग के थ्रू अगर मान लीजिए शरीर में अगर जो मिनरल्स वगैरह निकल जाते हैं शरीर से, तो उसके लिए जो है, उसके लिए क्या करेगा? आपके पास इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं है तो घर में चीनी रहता है, नमक रहता है, आप उसका घोल बना के पी सकते हैं। रास्ता में आपको कोशिश करना चाहिए कि लेके चले। संभव है, अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जैसे कि आइस पैक के बारे में बात हो रहा था, तो ये स्पेशली आइस पैक, देखिए आइस पैक जो है ना,
ये घर घर का रेमेडी है, सबके घर में नहीं है फ्रिज लगा हुआ, वॉशिंग मशीन ये सब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, आप आइस अगर पैक को घर जो से है, बाहर जा रहे हैं, अगर घर में हमको करना है तो आप आपके घर में फ्रिज भी अगर है तो कितना 10 गो 12 गो टुकड़ी होगा छोटा छोटा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उससे बेटर रहेगा आप ताजा चापाकल चलाइए, करेक्ट। उसमें सूती तौलिया को भिंगाइए, उससे पूरा शरीर को पोंछ दीजिए, उसके बाद उसको मरोड़ के गोल करके उसके पेट पे नाभि पे रखिए, जो कि तुरंत नाभि पे रखने के बाद जो है ना पूरा अपर और लोअर दोनों टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो कंट्रोल करता है। आप कहना चाह रहे हैं सिर पर नहीं रख के पेट पे रखिए। अच्छा ये जो बताएं कि जैसे कि Cold sponging। स्पॉन्जिंग का तरीका, तो क्या स्पॉन्जिंग का तरीका ये स्पंजिंग बुजुर्ग तरीका के लिए सही रहेगा? सबके लिए सही है, बुजुर्ग के लिए चाहे स्पॉन्जिंग बच्चा का हो या तरीका- बड़ा हो, सबके लिए है। अगर बुजुर्ग आदमी है, उसका टेम्परेचर 103 डिग्री है, फीवर लगा हुआ है, तो आप उसको जो है ना स्पंजिंग क्या स्नान करा दीजिए चापाकल पे, ठीक है, 10 बाल्टी से। लेकिन कुछ इसमें कहा गया है कि वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है बर्फ का जो ओल्ड एज में। इमरजेंसी में आप कर सकते हैं जब उस तरह की बात आ उसमें से जाए। निमोनिया होने का चांसेस होता है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए कि शरीर गर्म है और उस पर जो अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे पानी का, तो उस कंडीशन में कहीं निमोनिया होने का डर तो नहीं नहीं। होना चाहिए? निमोनिया नहीं हो। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात से लेके डरते हैं कि नहीं। शरीर गर्म होने के डॉक्टर बाद साहब, अगर आप देखिए, निमोनिया और टाइफाइड दोनों तो एक ही चीज है ना। निमोनिया होगा तब ना टाइफाइड होगा, जी। ठीक है। निमोनिया में भी फीवर जो है बढ़ता है, टाइफाइड में भी फीवर आता है, ठीक है। अगर हम टेबलेट खिला दिए, फीवर उसको 103 डिग्री है, 3.5 डिग्री है, 4 डिग्री है, टेबलेट को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उसका सर धोना है, पैर धोना है, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पूरा स्नान ही करा दीजिए उसको। एक्यूट की बात कर रहे हैं कि जैसे एक्यूट प्रॉब्लम है उसको पहले तो कम करिए, पहले तो आप टेम्परेचर को कम कीजिए ना, क्योंकि उसके डॉक्टर बाद साहब देह को बोले पोंछ दीजिए, सब चीज कर दीजिए। उसके बाद हम तो ठंडी के टाइम में जो है ना, बच्चा को 104 डिग्री टेम्परेचर है, फीवर लगा हुआ है, और वो फीवर उतर ही नहीं रहा, कालपोल सिरप फलना चिलना सब दे दिए, नहीं उतर रहा है। उस ठंडी में बच्चा को स्नान करा दिए, सिरप दे करके स्नान करा दिए, स्नान कराए तो पूरा ऐसे शरीर से वाष्प निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो अपने बच्चा रिलैक्स हुआ, तब बच्चा सोया। हाई टेम्परेचर से जो नर्वस इसलिए ब्रेकडाउन होता है वो कंट्रोल। हाई टेम्परेचर आपके शरीर में जितना बढ़ेगा उतना आपके शरीर को, नुकसान शरीर के टिश्यू को, सेल को मारेगा, वो आप में वीकनेस पैदा होगा। अच्छा सर, एक चीज देखा गया है जनरली एक केस में कि अगर फर्स्ट टाइम अगर आप जैसे किसी बच्चे को या किसी सियाना को अगर फीवर आती है और उसमें टैबलेट का इस्तेमाल करने के बावजूद अगर उसका फीवर नहीं उतरता है, और जैसा कि आप जिस विधि का उपयोग करके जैसे फीवर उतारने की बात बोल रहे हैं, नहा देने के बाद, स्नान करा देने के बाद, तो अगर पहली दफा में अगर फीवर उतर गया अगर स्नान करने के बाद, तो उसके बाद सर उस टाइप का फीवर नहीं चढ़ता है जैसा पहली बार में ही ऐसा मुश्किल आता है। नहीं है, चढ़ता भी है, अब तो वो टैबलेट से उतर जाएगा उसके बाद। आप अगर फीवर चढ़ता भी है, आप उसके बाद उसका प्रिकॉशन लीजिए ना, क्यों फीवर आया, जांच कराइए, दोबारा ना जो इन्फेक्शन है उसका फिर इलाज कीजिए, एंटीबायोटिक तब दीजिए, तक आपको टाइम तो मिल गया, तब तक में फिर आपको 6 घंटा के बाद ही फीवर आएगी उसको। तब उस अगर आप एंटीबायोटिक ये सब चला दिए हैं तो जहाँ 104 डिग्री था तो 102 डिग्री आएगा, धीरे धीरे 3 दिन में फीवर कंट्रोल कम डाउन आ जाएगा, ठीक है। 3 दिन के बाद ही वो ठीक होगा। यू गॉट द टाइम फॉर इंटरवेंशन, ये कहने का मतलब है। आज ये जो टेक होम मैसेज यही मिला कि बाहर जाएं तो प्रिकॉशन लेके, टॉवेल का यूज करते हुए, चापाकल की बहुत अच्छी बात की, अगर छायादार पेड़ के पास ये तो, और टेम्परेचर को तत्काल डाउन कर दिया जाए, ताकि जैसा डॉक्टर चंदन ने बोला कि नर्वस ब्रेकडाउन ना हो, जिससे और तीसरी बात सर कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं लू पीरियड में, जिस पर हीट वेव जाना ही ज्यादा जरूरी तो है, आप अपने साथ एक पानी का बोतल रखें जिसमें आपका नमक चीनी घोल का एक मात्रा बना के चले, और वो टाइम टू टाइम रुक के कहीं लेते रहे, ताकि आपके इसलिए शरीर कि में टेम्परेचर बढ़ेगा तो आदमी के शरीर का ब्लड शुगर घटेगा, ब्लड शुगर घटेगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, फेंटिंग होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। ब्लड शुगर घटेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, ये सब चीजें। मींस कि हाइड्रोथेरेपी 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 ये तो सबसे मस्त है, चाहे ओरल ले ले
चाहे ऊपर जैसा बोले टॉपिकल लगा ले या आईवी जो आरएल या फलाना हाइड्रोथेरेपी इज मस्ट। वेरी नाइस, वेरी बहुत अच्छा लगा इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, जो हमारे जानकारी साथ देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं